अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कराची में हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कराची की सियासत पर। पनामा केस जल्द शुरू हो जाएगा दोबारा कोर्ट में, उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा इलेक्शंस में ज़्यादा वक्त नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब सबसे पहले कराची के हवाले से बात कर लेते हैं। आप कराची में मौजूद हैं। 2013 के इलेक्शन में जो वेव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी वजह से आपको इस शहर में 8 लाख वोट मिला। क्या वजह है इसके बाद कराची में वो तवज्जो नहीं दी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी चाहिए थी? देखिए शहजाद, जो वो वेव आई थी वो इसलिए नहीं आई थी कि हमारी कोई तंजीम थी या हमारे कोई कैंडिडेट्स अच्छे थे। वो वेव इसलिए आई थी कि लोग जो स्टेटस को की पार्टीज़ थी, जो बार बार यहाँ हुकूमत कर चुकी थी, लोग उनसे तंग आ चुके थे और लोग एक तब्दीली चाहते थे। और उन्होंने तहरीक इंसाफ को वो पार्टी समझा तब्दीली की कि जिनको उन्होंने जाके वोट दी। लेकिन हमारे पास पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, हमारे पास कैंडिडेट्स का भी आपको सबको पता है। उसके बाद हुआ क्या है कि लोगों की उम्मीदें हो गई कि अब तहरीक इंसाफ एकदम छा जाएगी कराची में। लेकिन वो होना इसलिए नहीं था कि हमारे पास तंजीमें तो थी नहीं, और क्योंकि हमारे पास तंजीमें नहीं थी बाई इलेक्शंस में और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हमारी परफॉर्मेंस बुरी थी, तो लोगों ने समझा कि शायद तहरीक इंसाफ का वोट बैंक गिर गया है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है, कम नहीं हुआ। वोट बैंक इसलिए बढ़ा है कि जो पार्टीज़ मुसलसल यहाँ पीपल्स पार्टी और MQM जो मुसलसल यहाँ पावर में रही हैं, उन्होंने जो इन 3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस है वो पहले से भी बुरी है। यानी जो कराची का हाल है, जो रूरल सिंध का हाल है, वो पहले से भी बुरा है। लेकिन इमरान खान साहब, ये आपकी नाकामी नहीं है कि अगर 8 लाख वोट मिला तो इसके बाद तंजीम साजी होनी चाहिए थी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपका कराची में होना चाहिए था। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हालात बदतर हो रहे हैं कराची के, तो उसका तो फ़ायदा उठाने के लिए आपकी जमात को होना चाहिए था। ख़ासतौर पर अब जब MQM तकसीम हो चुकी है, एक वैक्यूम है कराची में। देखिए, होना तो चाहिए था, लेकिन एक तो खैर हो रहा है, हम तंजीमें अपनी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो टाइम था वो मैं उतना टाइम नहीं दे सका। उसकी वजह ये थी कि पहले धरना हो गया धांधली के ऊपर। साफ़ और शफाफ इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है, और अगर हम वो ना उसके लिए स्टैंड लेते, और अभी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगला इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो, तो वो तो जमहूरियत है ही नहीं। वो तो फिर लोग वोट किसी को डालेंगे, इलेक्ट कोई और हो जाएगा, और लोग फिर यानी जो वोटर होता है वो फिर दिल बर्दाश्त हो जाता है, वो फिर वोट ही नहीं डालता। तो और पहले हमारा 2014 मेरा उसमें लग गया धरने में, और अब ये 2016 आपका पनामा में निकल गया, सामान में लग गया। और वो तो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है करप्शन। करप्शन तो सारे पाकिस्तानियों को अफेक्ट करता है ना। यानी करप्शन का मतलब कि कौम का पैसा चोरी हो रहा है, तो वो तो हर का, तो अगर जिस सतह की करप्शन है, अगर हम इस पे स्टैंड नहीं लेते, पाकिस्तान को तो मुस्तकबिल ही नहीं है, हम कर्जों में डूब रहे हैं। तो इसलिए मैं वहाँ फंस गया 7-8 महीने से। जब हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पूछते हैं उस वक्त भी आप यही कहते हैं, पनामा में फंस गया, धरने में फंस गया। इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना, सियासत तो पानी की तरह फ्लो करती है, तो एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए थी, जिसका आप हमेशा कहते थे। मैं जानता हूँ टीम कैसे बनाई जाती है, ताकि लोग हों वो अपना अपना काम करते रहें। देखिए ना, टीम तो शहजाद बना सकता है इंसान, लेकिन मैं पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलियन टीम से तो नहीं खेल सकता ना। मैंने पाकिस्तान से टीम सेलेक्ट करनी है। अब प्रॉब्लम कराची में क्या हुआ, MQM की इतनी दहशत थी, इतना खौफ था कि जो पढ़े लिखे लोग जिनको सामने आना चाहिए था, और कराची में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कराची में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है, सियासी शऊर सबसे ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों को आना चाहिए था, जो हम चाहते थे सियासत में आए, वो आते नहीं थे। घर वाले उनके शोर मचा देते थे। कई लोग आए, उनके थोड़ा सा धमकी मिलती थी MQM से, वो घर बैठ जाते थे। और कौन शरीफ आदमी अपनी इस तरह की सियासत जो दहशत गर्दी है, कौन आएगा? तो एक हमें बहुत बड़ा हैंडीकैप यहाँ हुआ, और अंदरूने सिंध जो रूरल सिंध है, वहाँ हमारा इशू या वहाँ इतनी इंतकामी कार्रवाई है, वह थोड़ी सी चीज़ पे वो मुखालिफ ये जो रूलिंग पार्टी है वो FIR काट पिच तो यही है, इसी पे ही खेलना पड़ेगा, यही पिच है, इसी पे खेलना पड़ेगा। पिच तब्दील नहीं होने वाली, शहजाद तब्दील हो रही है। अब आज का कराची और 2013 से पहले का कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो
अब तो आप अमन है, अब तो आपको खौफ नहीं आपके है। ख्याल में आपकी पार्टी इसका फायदा उठा सकेगी? एक तो जब सेंसस होगा तो यकीनन कराची की सीटें भी बढ़ जाएंगी, 20 से शायद 30-35 हो जाएं, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम होगा। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ कुछ कर सकेगी यहाँ पर? जी इंशाल्लाह, और कर भी रही है। मैं यहाँ जो आ रहा हूँ, हम अपनी जो तंजीमें बना चुके हैं अब उनको मजबूत कर रहे हैं। मुस्तकिल अब आते रहेंगे कराची, विजिट होता रहेगा आपका? मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि मुझे रिहा करे इस पैनमा से, ताकि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि पैनमा बहुत बड़ा इशू है। मैं फिर से कहता हूँ, ये हर पाकिस्तानी को अफेक्ट करता है। सही, उसमें मैं तफसील से बात भी करता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है मामला। अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जो है रेड वारंट इशू करने का फैसला कर दिया है वजारत दाखिला ने। हुकूमत संजीदा है आपके ख्याल में, पाकिस्तान की हुकूमत, और आपको लगता है कि बरतानिया से उनको यहाँ पे लेके आएंगे? ये जो आपने अल्ताफ़ हुसैन की बात की, अब तक तो जब MQM दूसरी मुखालिफ हो जाती थी तो ये फिर इस तरह करना शुरू हो जाते थे कि हम पकड़ लेंगे अल्ताफ़ हुसैन दहशतगर्द, लेकिन फिर जब इनका मुकबका होता है फिर चुप हो जाते हैं। एक मामला तो पाकिस्तान में है और कवानीन यकीनन देखने पड़ेंगे, लेकिन एक मामला बरतानिया में भी। आप खुद भी अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बहुत पहले सबूत लेके गए थे, उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस वहाँ पे चला, इमरान फारूक का केस भी वहाँ पे चला, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो वहाँ की एक अपनी सियासत भी है, उनकी एक अपनी भी मजबूरी है। हो सकता है कि बरतानिया अपना इसको फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का कि अल्ताफ़ हुसैन कराची को कंट्रोल करते थे, तो उनको वो भी इसको लीवरेज समझते होंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो यहाँ इक़्तिदार में आता है वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो फिर MQM से समझौते करता था, पता होते हुए कि MQM एक्सटॉर्शन पे, ये बत्ताखोरी पे लगी हुई थी। पता था कि ये टारगेट किलिंग करते थे, लेकिन इनसे समझौता करते थे। और एक गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट्स करती थी। जनरल मुशर्रफ ने भी किया, नून ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब ये सीरियस है या अभी भी कोई सियासी कंट्रोल करने के लिए यहाँ ये इन्होंने कहा नहीं जा सकता कि उनको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा। खान साहब, पनामा पे बात करने से पहले सर्वे के हवाले से बात करते हैं। अक्टूबर 2016 में ये सर्वे हुआ था, इसका मतलब पनामा अप्रैल में आया था, तो 4-5 माह हो चुके थे। आप सड़कों पे निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त ये सर्वे ये कहता था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी आपसे तकरीबन दुगनी है। 63% वो पॉपुलर थे, आपकी पॉपुलैरिटी 39% पे थी। IPOR का सर्वे था ये। अब देखें, अगर ये आप सर्वे देखें, ये जो IRI को कहते हैं कि IRI की सर्वे है, अब IRI की वेबसाइट पर जाएं तो उनके पास कोई सर्वे नहीं है। 2014 आखिरी दफ़ा उन्होंने सर्वे किया था। और अगर आप इस सर्वे को मान लें तो इसका मतलब पाकिस्तानी लोग तो बेवकूफ़ हैं, भेड़ बकरी हैं। नवाज शरीफ चोरी करे, डाके मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करे तो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और एक और भी सर्वे में उन्होंने बताया पनामा के बारे में लोग कि पनामा का लोगों का इशू ही नहीं है, ये तो कोई हिंदुस्तान का इशू है, ईरान का इशू है, लेकिन पाकिस्तान का। यानी ये आप सर्वे अगर पढ़ लें तो इसका मतलब ये कि लोग तो यहाँ बिल्कुल भेड़ बकरियाँ हैं। मैं इसलिए सर्वे को नहीं मारता। और हमने फिर रिसर्च की, तो पहले तो मैंने आपको कहा कि IRI की वेबसाइट पर जाए, उन्होंने आखिरी उनकी पाकिस्तान की सर्वे 2014 की थी। फिर आप इसको क्लोजली देखें तो ये जो IPOR, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, ये जो इन्होंने कंपनी जिसके जरिए डेटा इकट्ठा किया, वो कंपनी, उसके क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यानी कि ये सर्वे स्पॉन्सर करवाया है नून लीग ने, क्योंकि नवाज शरीफ जो फीते काटता फिर है ना सारा वक्त कि मैं देखिए जी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे चोरी में ना पकड़ो, मैं डाके में मारूं, जो मर्जी करूं, लेकिन मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, फीते काट रहा हूँ। दूसरा, उसने ये भी ड्रामा किया। आपको पता है, पहले इन्होंने BBC को कहा कि BBC ने अपना वो जो उन्होंने कहा था कि 93 से ये जो लंदन के फ्लैट है इनके हैं, कि वो उसकी मिल्कियत तब्दील नहीं हुई। हाँ, तब्दील नहीं हुई, तो उनका सारा केस ही ख़त्म हो जाता था। इन्होंने कहा नहीं जी, BBC ने उसने गलत कहा है, वो इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने BBC ने डिनाई किया, उन्होंने फिर से कहा कि हम कह रहे हैं। तो पहले तो वो झूठ पकड़ा गया, वो भी इन्होंने। अब ये जो दूसरा इन्होंने किया है, ये गवर्नमेंट ये सर्वे को आगे आगे कर रही है। और सर्वे किसने डेटा किया? इनकी अपने लोग जिन्होंने एम्प्लॉय किए हुए हैं। कितनी देर लगती है? वो नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क में सियासतदानों को छांगा मांगा में पैसे पे लगाया, लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, आर्मी चीफ को BMW दी, 92 में उसके घर में जाके चाबी पकड़ाई, ब्रीफ केस दिए जजेस को, उसने ये खरीदने में कितनी देर लगी होगी? ये कोई मानने वाली बात है? कौन मानता है ये सर्वे?
कि आज अगर नवाज शरीफ इतना मकबूल है, इसका मतलब पाकिस्तानी लोगों को तो अकल ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं तो फिर आप क्या समझते हैं, आप ज्यादा मकबूल हैं नवाज शरीफ साहब से? नहीं जी, मैं मकबूल, कंपैरिजन तो यही होगा ना, रिलेटिव टर्म्स में ही होगा। मकबूल की मैं बात नहीं करता। मैं इतना जानता हूं कि जो इस वक्त ये पैनमा की जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, बच्चा समझता है कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है। अब वैसे ये सर्वे उससे पहले का है, जब ये हेयरिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले का। आप ये सोचें कि वो झूठ तो खुद ही उसने तस्लीम कर लिया, या उसने असेंबली में झूठ बोला है, पार्लियामेंट को झूठ बोला है, या उसने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। ये तो खुद ही, क्योंकि दो तजाद बयान दे दिए हैं, या एक सच है या दूसरा सच है। मेरे ख्याल में दोनों ही झूठ है। ना इसने असेंबली में सच बोला, ना इसने सुप्रीम कोर्ट में सच बोला है। सुप्रीम कोर्ट असेंबली में कहा कि वो जद्दे से कोई इन्होंने स्टील मिल लगाई, उधर से पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट में कहता है कतरी लेटर आ गया। कतरी लेटर भी फ्रॉड है, और वहां तो गल्फ स्ट्रीम में पैसा ही नहीं था। अभी एक ये डेवलपमेंट हुई है, जब ये अभी समाप्त रुकी हुई है उसकी, तो कतरी एम्बेसडर एक शो पर आए और कतरी गवर्नमेंट का मौकिफ उन्होंने कहा कि हमारा इन लेटर से कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी का इजहार किया। इससे अदालत में कानूनी तौर पे आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि शरीफ फैमिली ने तो कभी क्लेम नहीं किया कि ये गवर्नमेंट इसके पीछे है, इस खत के पीछे। देखें, शरीफ फैमिली ने तो बाद में जवाब दिया कि ये प्राइवेट मैटर था। तो मैं शरीफ ख़ानदान से पूछता हूँ कि अगर प्राइवेट मैटर था शरीफ ख़ानदान का, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? ये मोटू गैंग पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे पलने वाली, ये क्यों इनकी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? शरीफ ख़ानदान का नुमाइंदा आना चाहिए। ये सारी गवर्नमेंट क्यों लगी हुई है इनको बचाने के लिए? सारी नून लीग इनको क्यों बचा रही है? लीडर भी ना भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन पार्टी का लीडर। इसका मतलब कि अगर लीडर चोरी करे तो सारी पार्टी उसकी चोरी छुपाएगी? कौन सी दुनिया के अंदर ये होता है कि एक आदमी जो पब्लिक की वोट से आता है पावर में, और पावर में आके वो चोरी करता है, और आपके सारी गवर्नमेंट उसकी चोरी छुपाने की लग जाती है? बल्कि जमहूरियत के अंदर सबसे पहले पार्टी कहती है कि आप जवाब दो। आप ऑपोजिशन नहीं कहती, उनकी अपनी पार्टी पहले कहती है जवाब दो। ये कल्चर आपकी पार्टी में है? आपसे कभी किसी रहनुमा ने आके सवाल किया है कि आपके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं ऑफशोर कंपनी का फलाना? तो मैं अर्ज करूं कि मैंने अपने सारे एसेट्स, मेरे सारे नाम पे एसेट्स हैं, मैंने हम पार्टी की वेबसाइट पे डाले हुए हैं, अब से नहीं 2012 से। और फिर मैंने कहा बाकी भी अपनी वेबसाइट डालें। अगर मेरे उन वेबसाइट में वो जो मेरे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं उनमें और आज में कोई फ़र्क हो तो ये मुझे बताएं। ये सारे, मेरी कंपनी भी डिक्लेयर्ड थी, मेरी जो फ्लैट भी डिक्लेयर्ड था, सारा कुछ मेरा डिक्लेयर्ड है। मेरा कोई जो भी मेरा एसेट है सारा डिक्लेयर्ड है, मेरे नाम पे है, मेरे बच्चों के नाम पे नहीं है कि जी मैंने उनके बच्चों के नाम इंग्लैंड में डाल दिया। और मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि सबसे पहले अगर मैंने अपनी पार्टी को कहना है कि आप अपनी दयानतदारी से एसेट्स डिक्लेयर करें, पहले मैं खुद करूँ। और पार्टी को अगर मैं उनसे गलत बयानी करूं तो पार्टी को मुझे कहना चाहिए कि आप रिजाइन करें। कहते हैं मैं सारी मगरब में होता है। आपकी जब ऑफशोर कंपनी का सामने आया, या ये आया कि आपने पैसे जब पाकिस्तान लाए थे तो आपने वाइटिंग स्कीम इस्तेमाल की थी, तो सवाल करते हैं आपकी पार्टी में कल्चर जानना चाह रहा हूं। सुने मेरी बात सुने। देखें, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने बाहर पैसा कमा के अपनी हलाल की कमाई से, जिसके ऊपर टैक्स दे के सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर लेके आया, और मेरे पास मनी ट्रेल है पाकिस्तान में पैसा लाने की। हालांकि बाहर से पैसा पाकिस्तान में ला रहा हूं, लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने यहां से चोरी करके पैसा कंपनीज के पीछे असासे खरीदे, कंपनीज के पीछे छुपाए, वो कंपनीज पकड़ी गई पैनामा में, जिसकी वजह से एक्सपोज हो गए। मैंने तो कभी अपना असासा छुपाया नहीं। एक मेरा लंदन का फ्लैट था, 83 में मैंने लिया। मैं क्रिकेट खेलता था, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलता, मैंने तो कभी छुपाया ही नहीं है, क्योंकि मेरा हलाल का पैसा था और मैं उसको पाकिस्तान लेके आया। और मेरा जिसकी 18 साल बाहर कमाई थी, आज 1 रुपया बाहर नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान में अपने नाम पे है। ये अपने आप को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि असूलन तो इनकी पार्टी को इनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अगर पार्टी ने नहीं लिया तो पार्लियामेंट को लेना चाहिए था। पार्लियामेंट में नहीं लिया तो ये जो सारे इदारे हैं, नैब और FIA, इनको एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं लिया, आखिर में मजबूरन हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। आपको लगता है कि पार्लियामेंट जो है, क्योंकि उसमें तो आपकी जमात के अलावा दूसरी ऑपोजिशन पार्टी हैं जो कि पनामा के इशू पे नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं, कुछ होगा पार्लियामेंट में या नहीं होगा? नहीं जी, पार्लियामेंट में तो जो होना नहीं हुआ तो आज सुप्रीम कोर्ट में है ना। पार्लियामेंट में तो वो ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि मियां साहब भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद लोग,
तो वो तो भूल जाना था उन्होंने। अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट में ना जाते और सड़कों पर ना निकलते, लोगों ने भूल जाना था। पहले भी लोग डाके मार के बच गए हैं सारे, कितने कितने बड़े डाके मारे गए, कोई भी नहीं पकड़ा जाता है। एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस का जो इफ्तिताह था मुल्तान में, वो करते हुए एक बात कही थी आपके हवाले से, उस पे आपका जवाब लूंगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, कोट अनकोट नवाज शरीफ साहब ने जो कहा आपके बारे में मुल्तान में, उन्होंने कहा इनके अपने मामलात उलझे हुए हैं, एक दिन सामने आएंगे और आ भी रहे हैं, दूसरों को गालियां निकालते हैं, अपने किरदार किस तरह का है ये देखिए। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये भी आपके ऊपर एक काउंटर एलिगेशन लगाते हैं, जिस किस्म की तलाशी इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की हो रही है, और आपको पता है आप कोर्ट में मौजूद है, तो बारीकी से एक एक सवाल करते हैं जज, उसी तरह अगर आपकी भी तलाशी हो, क्या आप बेकसूर पाए जाएंगे उसमें? मैं 100% तैयार हूँ हर किस्म की तलाशी के लिए, लेकिन मैं वाहिद पाकिस्तान की तारीख में वो इंसान होऊंगा जो कि इक़्तिदार में आने के बगैर उसके ऊपर करप्शन के केस लग जाएं। देखिए, करप्शन तो होती है जब आप इक़्तिदार में हो। मैं तो कभी इक़्तिदार में नहीं रहा। जैसे टैक्स छुपाना या फिर बेनामी ट्रांजैक्शन करना, वो तो कोई पाकिस्तानी भी कर सकता है। आगे चलें ठीक है जी। पहले तो करप्शन ही ना होगी, मैं तो इक़्तिदार में नहीं। करप्शन तो तब होती है जब इक़्तिदार में होता हो। अगर आप तो चले जी, मेरे पास तो कोई तो करप्शन तो ना हो। ठीक है, अब रह गया टैक्स। मैं सवाल इनसे पूछता हूँ कि मैं कोई पावर में तो नहीं रहा, क्यों नहीं कभी किसी ने मुझे एक नोटिस भी भिजवाया टैक्स का? मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, सारा मेरे नाम पे है। मैंने तो नहीं छुपाया हुआ नवाज शरीफ की तरह जी, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरे बच्चे बड़े ज़हीन हैं, वो अरबोपति बनते जा रहे हैं, मियाँ साहब को पता ही कुछ नहीं है। एक साल में स्टूडेंट है, 2 साल के बाद अरबोपति बन गए, मियाँ साहब को पता ही नहीं। अच्छा जी, दादा जाने बच्चे जा रहे, मेरा सारा कुछ मेरे नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे कुछ नहीं है, सारा कुछ पाकिस्तान में है। तो मुझे तो कुछ छुपाने के लिए नहीं, तो क्यों नहीं इन्होंने मुझे आज तक पकड़ा टैक्स के अंदर? एक मिनट, मैं सवाल पूछता हूँ। नंबर 1, अच्छा, क्यों इनको तब मुझे मेरी याद आई कि मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब मैंने पनामा का इनका नाम लिया? 2-3 साल ये पार में थे, पनामा तो आया ना 3 साल के बाद। क्यों नहीं इन्होंने मुझे कुछ कहा? क्यों अब मुझे मुंह बंद करवाने के लिए, मेरा मुंह ब्लैकमेल करने के लिए, अच्छा जी आपकी भी ऑफशोर कंपनी है, फिर मेरा अब केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में जी, हमने सारा अपनी सफाई दे बैठे हैं। वो कहते हैं कि आप मेंटेनेबिलिटी चैलेंज करते हैं, वहां के सुना नहीं जा सकता, हाई कोर्ट के पीछे छुपते हैं, स्टे के पीछे छुपते हैं। जितने ये झूठे हैं, मैं यानी जो झूठ बोलते हैं, जब इनका लीडर झूठ बोलता है, ये भी सारे झूठ बोलते हैं। हमने अपना सारा केस कंप्लीट कर लिया, हम बैठे हुए पता नहीं कितने हफ्ते हो गए हैं, वो फैसला ही नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन। अब जब फैसले का टाइम आया, उन्होंने कहा 2 तारीख को फैसला करना था, 2 तारीख को जी उन्होंने 2 और चीजें और इल्जाम डाल दिए जो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि रेफरेंस जो स्पीकर है उसके ऊपर फैसला होना है। अब सारा कुछ इनके सामने है, वो फैसला ही नहीं कर रहे हैं, आगे डिले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये मैं बरी हो जाना है, उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे यहाँ क्लीन चिट मिल जाती है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब भी बरी हो जाते हैं इस केस में, अगर हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पे खड़ी होगी सियासी तौर पर? अच्छा, ये ना, शुक्र है आपने कहा कि अगर बरी हो जाते हैं, ये ना कहें कि बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि इज्जत से बरी नहीं होने लगे आप। अगर बरी हो भी गए, वो कानूनी टेक्निकलिटी, या फिर उन्होंने 3 दफ़ा 3 वकीलों ने मेंटेनेबिलिटी चैलेंज किया है, जबकि नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा मैं सारा एहतसाब के लिए तैयार हूँ, वहाँ जाके 3 दफ़ा तीनों वकीलों ने चैलेंज किया है। वो तो मेरे ख्याल से कल जो चीफ जस्टिस का बयान आ गया कि करप्शन पे किसी हद तक भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद तो मेंटेनेबिलिटी का फायदा नहीं है चैलेंज करने का। बस ये पकड़ अल्लाह की है, ये अल्लाह ने सुओ मोटो एक्शन लिया है नवाज शरीफ के ऊपर, अब तक बचते रहे थे। और आपको पता है, मैंने 98 में इन फ्लैट्स के बाहर मैंने मुजाहरा किया था कि पाकिस्तान का पैसा चोरी करके वहाँ लेके गए हैं। वो तो कहते हैं किराए पे रहते हैं ना उस वक्त वहाँ पर, तो वही तो साबित 13 साल 4 मेफेयर के फ्लैट्स में कोई किराए पे रह सकता है? 13 साल आपके किराए पे, कुछ सोच लें। चले मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ किराए पे, वापस आ जाऊँ, 13 साल मुसलसल किराए पे। और किराया कौन दे रहा है? कतरी दे रहा है। किराया कितना बनता है? कम से कम $2 मिलियन किराया बनता है उसका। $2 मिलियन कौन दे रहा है? वो हातम ताई कतरी बैठा हुआ जी, इनको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं,
वो अब पता चला है वो बिजनेस पार्टनर है इनका। जब इनके लिए, अगर ये कह रहे हैं किराया नहीं था, इनके अपने फ्लैट्स थे, वो इनका बिजनेस पार्टनर है, सुप्रीम कोर्ट में मान लिया। उस बिजनेस पार्टनर को 200 अरब रुपए का पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सिंगल बिडिंग नहीं करवाई। अपने बिजनेस पार्टनर को कोई 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दे, इससे बड़ी करप्शन क्या है? ये केस कोर्ट में गया, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि शायद नहीं आती अदरवाइज। पोर्ट कासिम से बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? मुझे बताएं। मैं आपको, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मैं गवर्नमेंट में, मैं आपको 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं और बिडिंग भी ना करवाऊं, ये करप्शन ही तो और क्या है? सही। हाँ साहब, मुझे बताएं, सवाल वही था मेरा कि अगर आप कहते हैं कि बाइज्जत बरी नहीं होंगे, अगर हो गए बरी तो किसी टेक्निकल या लीगल ग्राउंड पे हो जाएंगे, फिर भी तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी? सियासी तौर पे आपको डैमेज होगा, इसका नुकसान होगा? मैं शहजाद ये सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल बात तो है, इलेक्शन 1.5 साल बाद है। 20 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की, पहला पॉलिटिशियन था जिसने कहा करप्शन नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का। 20 साल पहले। मैं 20 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ करप्शन के। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको सियासी डैमेज करना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा जिस तरह ये एक दूसरे को आसिफ जरदारी और नवाज कहते थे, वो कहता तुम करप्ट है, वो कहता तुम करप्ट है, सच दोनों ही बोल रहे थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि करप्शन पाकिस्तान को तबाह कर रही है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, अगर ये बच भी जाता है नवाज शरीफ, तो जो अदालत फैसला करेगी वो मैं कबूल करूँगा। लेकिन कौम को तो पता चल गया है, कौम के सामने तो ये जो कतरी आया है और जो कौम के सामने इनके झूठ आए हैं, सामने इनके बच्चों के जो झूठ आए हैं, इनके तजादात हैं बयान में, नवाज शरीफ का बयान है एक असेंबली में, उस सबको तो पता चल गया कि आप लोगों का एक मौकिफ ये है कि हुसैन नवाज ने जो अपनी मनी ट्रेल दी है वो गलत है, और अगर वो गलत साबित हो जाती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो इसाक डार की जो एक एफिडेविट था और जो मनी ट्रेल थी वो दुरुस्त साबित हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको नहीं लगता कि लीगली तो एक लंबा प्रोसेस होगा ना? नैब केस खोलेगी है ही एक मनी ट्रेल, वो है इसाक डार वाली। इसाक डार वादा माफ गवाह बने थे, ये नहीं कि जो बंदूकियां रख के नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वादा माफ गवाह बने थे। आपने सुना नहीं लगता है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी हामिद मीर के शो पे वो दर्द भरी कहानी सुनाई थी कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था, कैसे उनको बड़ी दर्द भरी कहानी थी, इतनी दर्द भरी थी कि उन्होंने सारे अकाउंट नंबर, बैंक चेक्स, सारी डिटेल्स ऐसी डिटेल में लिखी है, इतनी दर्द भरी कहानी थी। और फिर वो फ्लैट्स की बात कर रहे हैं जो शरीफ खानदान 6 साल के बाद कहते हैं हमारे हैं। वो इसाक डार उन फ्लैट्स की बात कर रहे हैं 2000 के अंदर, 6 साल पहले। देखें उसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं, उसके अंदर किसी ने इंक्वायर किया कि वो डिटेल्स सच हैं, बैंक अकाउंट्स दिए हैं, काजी फैमिली का नाम दिया एल्फर्ट में। फिर इसाक डार के एफिडेविट से 2 साल पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री है, वो सारी काजी फैमिली कैसे एल्फर्ट से पैसा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, और फिर FIA की रिपोर्ट भी है। तो इसलिए 3 मुख्तलिफ चीजें क्रॉबरेट कर रही हैं जो इसाक डार ने कहा था। अगर ये बातें सही भी हैं तभी एक लॉन्ग प्रोसेस होगा ना। केस बंद हो चुका है, नैब फिर अपील करेगा, फिर वो केस खुलेगा, फिर तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर किसी, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है उसको साबित करना। कोर्ट ऑफ लॉ में तो साबित कर रहा है ना उसको। बदकिस्मती क्या, अभी मैं बड़ी दुख भरी कहानी पढ़ रहा था कि 3 आदमियों को बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने, 3 आदमियों को बरी किया, ये अभी फ्रंट पेज पे मर चुके थे। एक कोई 3 साल पहले मर चुका था, 2 भाइयों को जब बरी हुए उससे 2 साल पहले फांसी दे दी थी, वो जो उन्होंने क्राइम की नहीं है। तो ये गरीब लोग भरे हुए हैं जेलों में, उनके ऊपर ये हाल हो रहा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो जेलों में गल साड़ रहे हैं, उनका जुर्म उनकी गुर्बत है। और यहाँ देखें हर किस्म, सारा पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे, नैब, FBR, FIA, FECP, सारे लगे हुए उनकी करप्शन बचाने के लिए। ये कैसे चल सकता है मुल्क? मुल्क ही नहीं चल सकता है जिस मुल्क के अंदर एक ताकतवर जो सबसे ज्यादा लूटता है, आप सारे जेलों के चोर को इकट्ठा कर दे, उनका पैसा एक इनका जो खांचा मारदा ना, ये जो पोर्ट कासिम के अंदर इनको जो माल बना होगा वो सारे पाकिस्तान के चोरों से ज्यादा है। तो जो बड़े चोरों को पकड़े ना, अब छोटे छोटे चोरों को पकड़े, मुल्क तो तबाह हो रहा है। सही। खान साहब एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 साल का वक्त रह गया है। 2014-15 गुजर गया जिसमें शायद तवक्कुह की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि इलेक्शन होंगे, हुए नहीं। 2018 में होंगे। तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब, इलेक्शन में आप जाएंगे क्या वन पॉइंट के साथ जाएंगे, एक ही एजेंडा के साथ जाएंगे, करप्शन और पनामा केस, या अब क्योंकि आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में तो आपको दिखाना पड़ेगा कि गवर्नेंस कैसी है, डेवलपमेंट में क्या काम हुआ है, लोग कंपेयर करेंगे? अब देखिए, पख्तूनख्वा के लोगों को तो पता चल गया कि फ़र्क क्या है। आज एक न्यूज़ आइटम आई हुई है कि पख्तूनख्वा में दवाइयाँ पंजाब से कितनी सस्ती हैं, और बताया वो कई आधी कीमत की हैं जो पंजाब में बिक रही हैं और पख्तूनख्वा में आधी कीमत की बिक रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप करप्शन के ऊपर हाथ डालते हैं तो लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी महंगाई कम होती है, वो चीज़ें जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनकी कीमत जब गिरती है एक आम आदमी को फ़ायदा होता है। पख्तूनख्वा के अंदर लोगों को फ़ायदा हुआ करप्शन नीचे आने का। पुलिस का आज बेस्ट पुलिस है पख्तूनख्वा में। आप कराची के अंदर हाल देख लें, रेंजर्स अगर चले जाएं तो लोगों को खौफ है कि पता नहीं तबाही मच जाएगी, क्योंकि पुलिस पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पुलिस को तबाह कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया, नौकरियां बिकती हैं। अंदरूने सिंध चले जाएं वहाँ भी यही हाल है, पंजाब में चले जाएं वहाँ भी यही हाल। ये क्यों नहीं ठीक कर सके और हम क्यों ठीक कर गए? क्योंकि हम पुलिस को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, हम अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये पुलिस को मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, ये पुलिस को इस्तेमाल करते हैं गलत काम करवाने के लिए, और पुलिस तबाह कर दिया इन्होंने। ये पुलिस के अंदर पैसे बनाते हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र पे भी और भर्तियों पे भी। हमने वहाँ प्रोफेशनल पुलिस कर दिया। उसी तरह आप पख्तूनख्वा के अंदर आम लोगों की ज़िंदगी आज बेहतर देखेंगे, क्योंकि करप्शन भी नीचे आई, इदारों को मजबूत करने की कोशिश की, तालीम का निज़ाम बेहतर किया। आज इंटरनेशनली एक्नॉलेज है कि सबसे बेहतर जो सूबा परफॉर्म कर रहा है पख्तूनख्वा तालीम के अंदर। आप हमारे हॉस्पिटल्स देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमें बड़ी मुश्किलों से हमने ठीक किए हैं, यानी पहले मैनेजमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप उतना काम कर सके हैं जितना आपने वादा किया था एक नए पाकिस्तान के लिए, नए खैबर पख्तूनख्वा के लिए? देखें, कोई मैसिव चेंज हमें बिल्कुल चेंज है। आपको कोई, क्योंकि हमने सिर्फ अभी 15 करोड़ के इश्तिहार और या 20 करोड़ लगाया है 3 सालों में, ये 20 अरब लगा बैठे हैं नून लीग वाले, तो इश्तिहारों में तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप पख्तूनख्वा के लोगों से पूछें, हाँ ठीक है, अगर देखें विजन तो मेरी है ना। अगर मैं वहाँ होता और मैं सोचता कि ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन जो परवेज़ खटक ने किया है कोalition गवर्नमेंट में होते हुए, मसाइल जो उनको आए, पहली दफ़ा सारे स्वाय परवेज़ खटक के सारे हमारे जितने MPA थे पहली दफ़ा MPA बने, पहली दफ़ा वज़ीर बने। उसके मुकाबले में जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, जो हमने एनवायरनमेंट के लिए किया, 50 करोड़ दरख्त उगा चुके हैं। ये वैसे क्या मसाइल आए हैं कोalition की वजह से, जमात इस्लामी की वजह से? क्योंकि पिछले दिनों साद रफीक साहब भी कह रहे थे कि एक तरफ हो जाए, या तो तहरीक इंसाफ की तरफ हो जाए या हमारी तरफ हो जाए। कश्मीर का इलेक्शन हमारे साथ लड़ते हैं, पंजाब का इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ लड़ते हैं। वो इतना इशू नहीं है। देखें, जब आप कोalition गवर्नमेंट होती है ना, तो वो आपके पास वो ताकत नहीं होती जो क्लियर मेजॉरिटी भी, जो नून लीग है अब ये पावर में सेंटर में है, बादशाह बना हुआ नवाज शरीफ तो पूछता है किसी को नहीं है ना। ये तो शुक्र करें तहरीक इंसाफ का कि ये उनकी शक्लें भी देख लेता है अपने मिनिस्टर्स की, नहीं तो पूछता किसी को नहीं था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि मेगा प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मास ट्रांजिट एक इंपॉर्टेंट इशू है। आप हमेशा लाहौर की या पिंडी की मेट्रो बस को तनकीद करते हैं, तो आप एक बेहतर मंसूबा बनाते हैं, सस्ता बनाते, ताकि दिखाते कि ये काम कम पैसे में भी हो सकता है। इंशाल्लाह हम अपनी मेट्रो लॉन्च 2018 से पहले हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि उसकी वो किस कीमत पे बन रही है। कोई सब्सिडी नहीं होगी, ये तो 2-2.5 अरब रुपए की सब्सिडी है साल की। कोई सब्सिडी नहीं है, सस्ती है। हम मोटरवे बना रहे हैं अपना स्वात, जो स्वात सारा खुल जाएगा, जो मोटरवे एक्सप्रेसवे है, वो जो मोटरवे है उसकी कीमत देखना, इनकी जो पैसे खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए का फ़र्क है बीच में। हमने अपनी वो फ्लाईओवर बनाया, 83 करोड़ रुपए किलोमीटर पे पेशावर में बना है पर किलोमीटर, 83 करोड़। 211 करोड़ रुपए किलोमीटर इन्होंने लाहौर पे बनाया। 1 अरब 30 करोड़ का 1 किलोमीटर पे सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि खान साहब देखें, आप एक आइडियलिस्टिक बात करते हैं, लेकिन रियलिस्टिक बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लोग कहते हैं कि खाता है तो चलो लगाता भी है ना। तो सिर्फ करप्शन के एक स्लोगन पर आपने 2013 का इलेक्शन भी लड़ा था, अब सिर्फ करप्शन नहीं, ये चीजें हाईलाइट करनी पड़ेंगी, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। शहजाद, करप्शन इशू है पाकिस्तान का। आपकी हेल्थ फैसिलिटीज ठीक नहीं है, पीछे करप्शन है। आप साफ पीने का पानी नहीं दे रहे, कराची के अंदर पानी का कितना बड़ा पीछे करप्शन है। आपका करप्शन माफी है, आपका पानी का माफी है। आपकी जमीनें या स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है,
पीछे आपका लैंड माफिया है। तो इसका मतलब एक आम आदमी भी ये करप्शन कर रहा होगा, इसीलिए वो करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। फिर आम आदमी के पास ताकत नहीं होती करप्शन करने की, क्योंकि उसके पास इख्तियारात नहीं है। करप्शन होती है पावर में आके। आप जब लड़काना देख लें, 90 अरब रुपया लगा लड़काना में, 90 अरब रुपया। आप जाके लड़काना को देख लें और मोहनजोदारो को देख लें। देखिए, करप्शन आपकी ना डेवलपमेंट होने देती है, ना मेरिट आती है। मैं इत्तेफाक करता हूं, करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। क्या वजह है जब करप्शन के हवाले से आप कहते हैं लोग सड़कों पे निकले, तो लोगों को निकालना पड़ता है। वो रोमानिया की तरह नहीं 5 लाख लोग सड़कों पे निकल आते हैं, नहीं निकलते खुद यहाँ पे सड़कों पे। क्या वजह है लोग नहीं निकलते? हाँ, साउथ कोरिया में लाखों लोग निकले, रोमानिया में निकले, ब्राजील में निकले, नहीं पड़ता उनको, ब्राजील में निकलो, वो खुद निकल आते हैं। हाँ, लेकिन देखे ना, लोग समझते हैं, थोड़े मायूस हुए हैं कि यहाँ इतनी करप्शन है, कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मुल्क ही ऐसा ऐसा रहेगा। ये चेंज होगा, चेंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पाकिस्तान को चेंज कर रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इलेक्शन इस्लाहात जो है इस वक्त जारी है, आपको पता है कमेटी फैसले कर रही है उस पर। कल भी 2-3 चीज़ें हमारे सामने आई है। मुतमईन है आप जो हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था कि इस मरतबा इलेक्शन से पहले जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी डिमांड्स मनवाएंगे। देखिए जी, हमने पूरी हाई पावर अपनी मीटिंग कमेटी बैठाई हुई है। सारे हम इलेक्शन के जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पूरा कर रहे हैं। हमने इस बार इलेक्शन नहीं होने देना जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो, क्योंकि एक दफ़ा इलेक्शन हो जाता है, बाद में कोई नहीं पूछता। हमने इलेक्शन से पहले इलेक्शन को फ्री एंड फेयर। अभी जो आपकी डिमांड्स है, आपकी कमेटी पहुंचा रही है वहां तक? नहीं, अभी तो हम बना रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं, चीजें हो जाए मुकम्मल और फिर आप अभी शहजाद हम अपनी डिमांड्स बना रहे हैं। जैसे ही हमारी डिमांड्स आ जाए, हम फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इलेक्शन कमीशन कैसे मनवाएंगे, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा हर चीज में। नहीं जी, देखिए ना, इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर सब चाहते हैं। जो चीज़ें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हम उस कमेटी में भी देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे। लेकिन हमने इस बार ये इलेक्शन नहीं होने देना जिस तरह का 2013 का हुआ है कि जो हारा जो जीता सारे कहते धांधली हुई। और पंजाब में आपने कहा 1-to-1 इलेक्शन होने जा रहा है, हमारा मुकाबला होगा नून लीग से, लेकिन पीपल्स पार्टी वहां पे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तमाम मुस्लिम लीग के धड़े चाह रहे हैं वो एक हो जाएं और वो भी मुकाबला करेंगे। तो 1-to-1 होगा या 3-4 पार्टी से स्टेक हुआ, खासतौर पे पंजाब में? होता तो 2 हॉर्स रेस है हर जगह। अब दुनिया में देख लें 2 पार्टी सिस्टम ही होता है, तो बाकी फिर एफिलिएट हो जाती हैं, कोalitions बन जाती हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस बीजेपी की कोalitions दोनों बन जाती हैं। तो यहाँ तो होना है 1-to-1। पंजाब में होनी है बैटल असल नून लीग और तहरीक इंसाफ की। मईशत के हवाले से जितनी सारी बातें की, लेकिन ब्लूमबर्ग ने कल कहा कि बड़ा अंडररेटेड पाकिस्तान की इकोनॉमी है और बूम करेगी, ये डायरेक्शन दुरुस्त है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये क्या वजह है कि बाहर के ममालिक, जो बाहर के एजेंसीज हैं, वो बड़ी तारीफ कर रही हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की जो ताकत है ना, अगर हम उस ताकत पे खेल गए, ये कोई रोक ही नहीं सकता इस मुल्क को। ये उनसे ज़्यादा ऊपर जाएगा जो वो रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक यंग आबादी है, यंग पॉपुलेशन है। इसको आप इस्तेमाल कर जाए, ये इंजन ऑफ ग्रोथ है, ये उठा देगा इस मुल्क को। रिसोर्सेज है हमारे पास, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है दुनिया के अंदर। सीपैक आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके पास हुनर है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, हर तरह ये मुल्क पॉइज है। फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से कि उसको जम करना है खैबर पख्तूनख्वा में, कल कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस होना था, उसको एजेंडा से हटा दिया। आपके ख्याल में क्या हो रहा है? क्या बड़ी सीरियस नहीं है इस पर? सख्त मजम्मत करता हूँ मैं। ये फाटा रिफॉर्म सबसे ज़रूरी हैं। इसको कंसेंसस है वहाँ के KP के पख्तूनख्वा के साथ इसको जम किया जाए, क्योंकि फाटा के अंदर बुरे हालात हैं, लोगों के तबाह हो चुके हैं। फाटा ये जो जंग हुई है वहाँ और फाटा में सारी हुई, जब तक आप जम करके पख्तूनख्वा के साथ इनके अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवा के उनकी लोकल गवर्नमेंट और फिर रिहेबिलिटेट करें, पैसा खर्च करें। क्या वजह है? इसी सूबे की 2 पार्टियां, फजल रहमान साहब और अचकजई साहब, वो मुखालफत कर रहे हैं। नहीं जी, अचकजई तो खैर है ही नहीं वहाँ। फाटा में तो कोई नहीं है। फजल रहमान इसलिए कर रहे हैं कि उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि ये जब जम हो गया पख्तूनख्वा में तो उनका जो थोड़ा बहुत है उससे चला जाएगा। लेकिन पख्तूनख्वा के लोग सारे चाहते हैं कि जम करें, और ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रिहेबिलिटेट हो सकता है। ट्रंप वाला जो आपने बयान दिया था कि जलसे में कि ट्रंप, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पर जल्द पाबंदी लगा दे, फिर बाद में आपकी पार्टी और आप उसको एक्सप्लेन करते रहे कि हमारा मतलब ये नहीं था। सर ऐसे बयान देते क्यों है? कभी हुंडी से पैसा ले आओ, हवाले से पैसा ले आओ, ट्रंप पाबंदी लगा दे, बाद में सफाइयां देनी पड़ती हैं। फिर मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये कितनी मुझे शर्म आती है कि हमें कोई धमकी दे कि जी मैं वीज़े बंद कर दूंगा। अगर वो धमकी दे और वीज़े बंद कर दे तो हमें क्या उसकी माफ़ी मांगनी नहीं? जी हमारे वीज़े दे दो। मैं तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता।
मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने मुल्क को ठीक करें, इस मुल्क के ऊपर हम पैसा खर्च करें, अपनी सिस्टम ठीक करें, इस मुल्क को इतना उठा दें कि हमें किसी की ज़रूरत ना हो धमकी देने की, और हमारे जो बाहर पाकिस्तानी भी हैं उनसे अगर कोई बुरा बर्ताव करे, उन्हें पता हो कि एक मुल्क पाकिस्तान शानदार मुल्क है, वापस आएंगे, नौकरियाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था। मैं ये आपको कह दूं कि मुझे अगर मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे अगला कहे कि जी मैं आपके वीज़े बंद कर दूँगा, मैं कहूँ बंद कर दो, मैं तो कोई उसके सामने माविनी जी हमारा वीज़े दे दो। यानी एक कौमी गैरत होती है। ईरान खड़ा हो गया ना, उन्होंने कहा हम तुम्हारे भी वीज़े बंद कर देंगे, क्या ख़त्म हो जाएगा ईरान? तो मतलब अमेरिका ये कहता तो आप उनसे नेगोशिएट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, डिप्लोमेसी नहीं होती, और आप कहते हैं शर्म की बात है कि वो हमें कहे जी हम आपके वीज़े बंद कर देते हैं। कौन है वो? यानी हमने अपने आप को इतना गिरा लिया कि जी अमेरिका के अगर हाथ ना जोड़े तो हम चल नहीं सकते। ये ज़रूर है कि जो सारी दुनिया है और इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि इसने किस तरह का बेहुदा आदमी है कि वो लोगों को 5 मुसलमान मुल्कों के वीज़े बंद कर दिए और मुसलमान दुनिया में सारे चुप बैठे हैं। इनको कंडेम करना चाहिए था। यूरोपियन कंडेम कर रहे हैं, यहाँ चुप करके बैठे। ममालिक खामोश है, पाकिस्तान भी खामोश है इस पर, और पाकिस्तान ने तो खामोश होना है क्योंकि नवाज शरीफ के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। वो तो अपने पैसे नहीं उसको गुलाम बना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, थैंक यू। ओके जी।